वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम लोग अगस्त मंथ का मेगा टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर में बोल 1 में बोल रखा है, कोई लैंप जो है जो पावर कंज्यूम करता है 100 वाट का, मतलब उसको इलेक्ट्रिसिटी जो दी जा रही है 100 वाट, और वो इफिशियंट है 3% इलेक्ट्रिकल पावर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करने। मतलब उसको जितना भी पावर मिल रहा है उसका 3% को ही वो कन्वर्ट कर पा रहा है वेव में। मतलब जो वेव उससे प्रोड्यूस हो रहा है उस लैंप से, उसका जो पावर होगा टोटल पावर का 3%। ऐसा ही हो जाएगा तुम्हारा 3 वाट। ठीक है। अभी मान लो यहाँ पे लैंप है, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है प्रोड्यूस कर रहा है, तो यूनिफॉर्मली हर डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ये बोला कि लैंप से 10 मीटर के डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पे जो वेव आएगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट क्या होगा वो बता। वेव का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बताना, मतलब मैक्सिमम वैल्यू पिक इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट बताना है क्या होगा। देख, तो लैंप से 10 मीटर के डिस्टेंस पे जो इंटेंसिटी होगी आई, वो हम लोग लिखते हैं P/A। पी तो जो इससे वेव निकल रहा है उसका पावर 3 वाट। एरिया को लिखना 4πr² क्योंकि एक स्फेरिकल सरफेस, आर के जगह पर डालेंगे 10 मीटर, तो ये हो गई इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग पढ़ रखे हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट सी इंटू ई नोट स्क्वायर ऐसा। तो अभी इंटेंसिटी की जगह पर डाल देंगे 3/4πr²। आर का वैल्यू 10 डालेंगे, सी का वैल्यू जानते हो, एप्सिलॉन नोट का वैल्यू जानते हो। तो यहाँ से इस वाले से तुम्हें ई नोट मिल जाएगा, और कैलकुलेशन के बाद जो ई नोट आएगा होगा 1.34 वोल्ट/मीटर। तो हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 थ्योरेटिकल है, तो वेव्स दे रखे हैं, उनका यूज कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, या उनका एप्लीकेशन। तो इंफ्रारेड का यूज मस्कुलर स्ट्रेन को ट्रीट करने के लिए, तो ए वाले का फर्स्ट वाला ही हो जाएगा। रेडियो वेव्स जो है वो ब्रॉडकास्टिंग के लिए ही होता है। तो बी सेकेंड वाले, बी का जो एप्ली है रेडियो वेव, उसका एप्लीकेशन ब्रॉडकास्टिंग। एक्सरे जो है बोन के फ्रैक्चर को डिटेक्ट करने में, तो एक्सरे का मतलब सी वाले का थर्ड हो जाएगा। फोर्थ वाले का मतलब डी का फोर्थ हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि ऐसा होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ए का फर्स्ट ही होगा, बी का सेकेंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ ऐसा। नेक्स्ट वाला देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रखा है कि कोई इलेक्ट्रिक चार्ज जो फी वेलोसिटी से मूव कर रहा है एक ऐसी रीजन में जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों,
तो उस पे जो फोर्स लग रहा है चार्ज पे उसका वाई कंपोनेंट क्या होगा। देखो, तो अभी उस पे जो फोर्स लगेगा हो जाएगा लॉरेंज फोर्स, जो होता है क्यू इंटू ई प्लस क्यू फी क्रॉस बी। यहाँ से क्यू को कॉमन लोगे, ई प्लस फी क्रॉस बी। तो ई फैक्टर तो तुमको दे रखा है क्वेश्चन में, 3 i कैप प्लस जे कैप प्लस 2 k कैप। फी क्रॉस बी कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो और क्रॉस प्रोडक्ट सबको आता है तो कर लेना। तो फी क्रॉस बी करोगे तो एक वेक्टर मिलेगा कुछ, उसको ई के साथ ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए आई वाले को आई के साथ ऐड करते हैं, जे वाले को जे के साथ और के वाले को के साथ। तो एक फैक्टर मिलेगा, उसमें क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स मिलेगा फैक्टर के फॉर्म में। ठीक है, अभी मतलब फोर्स में आई कैप जे कैप और के कैप आने वाला है। तुमसे बोला है कि फोर्स का वाई कंपोनेंट बता, मतलब फोर्स का कंपोनेंट जे वाला। तो जे वाला जो कंपोनेंट आने वाला है वो 11 क्यू। बोलेंगे ऑप्शन बॉम्बे जो है करेक्ट है। कैलकुलेशन करने के बाद ऐसा आएगा, कर लेना कैलकुलेशन। नेक्स्ट वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखोगे तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस दे रखा है, मतलब सी का वैल्यू बोला है 20 माइक्रोफेराड। इसको चार्ज किया जा रहा है एक वोल्टेज सोर्स से, जिसका पोटेंशियल चेंज हो रहा है। मतलब ऐसा है कि एक कैपेसिटर, इसको चार्ज किया गया वी वोल्टेज, तो इस पे चार्ज जो आएगा क्यू इक्वल टू सी फी हम लोग बोलते हैं। अब फी अगर चेंज हो रहा है तो क्यू भी चेंज होगा, और क्यू चेंज होगा तो करंट होगी। तो मुझे कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट, तो कंडक्शन करंट जो होता है डी क्यू अपॉन डी टी। क्यू को लिखेंगे सी फी, हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ सी फी। अभी यहाँ पे देखो, सी कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल देंगे, सिर्फ डिफ्रेंशिएट करना रहेगा। आई सी इक्वल टू हो जाएगा सी टी फी अपॉन डी टी। और इस क्वेश्चन में सी का वैल्यू बोला है 20 माइक्रो फैराड, तो सी की जगह पर 20 माइक्रो लिखेंगे, फैराड लिखेंगे। मतलब 20 × 10⁻⁻, 10⁻⁻6 ऐसा जाएगा, 20 × 10⁻⁻6। और डी वी बाई डी टी क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 वोल्ट पर सेकंड ऐसा। तो जो कंडक्शन करंट है वो आएगा तुम्हारा 60 × 10⁻⁻6, मतलब 60 माइक्रो एम्पियर। इसको बोलेंगे हो जाएगा कंडक्शन करंट 60 माइक्रो एम्पियर। और अभी हम लोग जानते हैं कि किसी भी सर्किट में कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट सेम होते हैं। तो कंडक्शन करंट अगर 60 माइक्रो एम्पियर है तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी होगा 60 माइक्रो एम्पियर। बोलेंगे इसलिए ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, थ्योरेटिकल में वेवलेंथ के अनुसार मुझे अरेंज करना है। देखो, सबसे ज़्यादा एनर्जी एक्सरे का होता है इन चारों में, जो चार वेव दे रखे हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, विजिबल और एक्सरे। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी एक्सरे का, इसका मतलब उसका वेवलेंथ सबसे कम, फिर विजुअल लाइट, फिर माइक्रो, फिर रेडियो। बोलेंगे
वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रेडियो वेव का है, फिर माइक्रोवेव का है, फिर विजिबल लाइट का, फिर एक्सरे का। बोलेंगे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में एवरेज फ्लक्स दे रखा है 20 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये एवरेज फ्लक्स यूनिट से देखोगे तो ये बेसिकली इंटेंसिटी है, और किसी सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है जिसका सरफेस एरिया 20 सेंटीमीटर, मतलब एक का वैल्यू दे रखा है। तो यहाँ से पहले पावर लिख लेंगे हम लोग। पावर हो जाएगा तुम्हारा इंटेंसिटी जो 20 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, गुना एरिया, ये हो जाएगा तुम्हारा 400 वाट। ये बोला है कि 1 मिनट में, टाइम दिया हुआ है 1 मिनट, कितना एनर्जी रिसीव्ड होगा। 1 मिनट इज मीन्स 60 सेकेंड। अब एनर्जी को हम लोग बोलते हैं पावर इंटू टाइम। तो पावर तो 400 हो गया, टाइम 60। अभी इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 400 × 60, मतलब 24,000 जूल। बोलेंगे ऑप्शन दिल्ली जो है वो करेक्ट हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। देखो बोला कि दो बार मैग्नेट जो 2D डिस्टेंस पे इस तरह से रखे हैं ताकि उनका एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। मतलब एक मैग्नेट को हम लोग ऐसे रखते हैं, साउथ नॉर्थ, तो दूसरा जो मैग्नेट है तो यहाँ से 2D डिस्टेंस पे रखा हुआ है, उसका एक्सिस इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर है। मतलब एक का एक्सिस ओरिजेंटल में है तो दूसरे का वर्टिकल में है, नॉर्थ। यही बोला कि उनके मिड पॉइंट पे, मतलब कि मैग्नेट से डी डिस्टेंस पे, जहाँ इस बिंदु पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो। देखो ये जो हुआ पॉइंट फर्स्ट वाले के लिए एक्सियल पॉइंट हुआ, उसके एक्सिस पे, और एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होता है μ0/4 पाई इंटू 2m/r। ऐसा इस पॉइंट पे ऐसा बोल देते हैं, एक तो B1 होगा इधर फर्स्ट मैग्नेट के चलते, और सेकंड मैग्नेट के चलते B2 होगा। सेकंड मैग्नेट के लिए ये पॉइंट हो गया उसके इक्वेटर पे। इक्वेटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो मैग्नेटिक मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब वो साउथ की तरफ होता है ऐसा। तो B2 हो जाएगा इस तरफ, इन दोनों का रिजल्ट ही बी नेट होगा। तो बी नेट इक्वल टू हम लोग बोलेंगे √B1² प्लस B2²। अभी देखो B1 जो है फर्स्ट वाले मैग्नेट के चलते डी डिस्टेंस पे, मैग्नेट से डी डिस्टेंस, क्योंकि मिड पॉइंट पे बोला था, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये एक्सियल पॉइंट हुआ, एक्सियल पॉइंट पे होता है μ0/4 पाई 2m/r। तो यहाँ डी क्यू लिखेंगे। और B2 जो होगा होगा μ0/4 पाई m/dq, क्योंकि ये इक्वेटर, उसके लिए पॉइंट इक्वेटर पे होगा। अभी इन दोनों का रिजल्ट निकालोगे तो जो आंसर आएगा होगा μ0/4 पाई इंटू √5 m/dq। बी नेट
करेंगे तो बोलेंगे ऑप्शन दिल्ली जो है इसमें करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एक रेक्टेंगुलर कॉइल दिया हुआ है जिसका एल और बी दिया हुआ है। तो पहले तो उसका एरिया निकाल लेंगे, एल इंटू बी करके। ऐसा, एल इंटू बी, लेंथ और ब्रेड्थ दे रखा है तो एरिया निकल जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है, अभी बोला कि उस कॉइल को 180 डिग्री रोटेट करना है, तो वर्क कितना करना पड़ेगा। तो वर्क डन के लिए हम लोग पढ़े एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो बोलेंगे कि एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। इनिशियली वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल था, तो थीटा 1 जीरो, बाद में उसको रोटेट करना है 180 डिग्री, तो अब एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। तो कॉस थीटा 2 हम लोग बोलेंगे कि 180। तो कॉस जीरो माइनस एस, कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है, कॉस 180 का वैल्यू -1। तो 1 माइनस माइनस 1 मतलब 2 हो जाएगा। तो W इक्वल टू हो जाएगा 2 MB। M को लिखते हैं NIA इंटू बी, 2NIA। तो N का वैल्यू क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है, एरिया L इंटू बी कर लेंगे तो एरिया मिल जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, आई का वैल्यू दिया हुआ है, तो सबका वैल्यू रख दोगे तो कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आएगा वो होगा 9.1 माइक्रोजूल। बोलेंगे ऑप्शन दिल्ली जो है वो करेक्ट होगा। देखो, बोले एक बार मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज किया जा रहा है किसी सोलेनॉइड के अंदर रख, तो उस बार मैग्नेट का कोर्सिविटी क्या है। देखो, डीमैग्नेटाइज करने का मतलब कि बार मैग्नेट का कुछ अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर उसको हम लोग सोलेनॉइड के अंदर रख रहे हैं जिसमें सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट, तो बार मैग्नेट डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। मतलब ऐसा है कि बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड म्यू नोट एन आई होता है, म्यू नोट इन आई। इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक बार मैग्नेट डीमैग्नेटाइज हो रहा है। इस सोलेनॉइड के अंदर रख रहे हैं, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नोट एन आई, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, सोलेनॉइड वाले मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बार मैग्नेट डीमैग्नेटाइज हो रहा है। मतलब ये म्यू नोट एन आई का वैल्यू म्यू नोट इंटू एच के बराबर है। एच को ही हम लोग बोलते हैं कोर्सिविटी। ऐसा, ये एच यहाँ निकालना तो म्यू नोट कट जाएगा, तो एच इक्वल टू एन इंटू आई। एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब टोटल टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ। तो यहाँ से टोटल टर्न्स देखोगे तो 100 दिया हुआ है, लेंथ दिया होता है सोलेनॉइड का 0.2, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू आई करोगे तो ये कैलकुलेशन के बाद हो जाएगा 2600 एम्पियर पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो,
यहाँ पे परमेबिलिटी निकालना है किसी मटेरियल का, तो परमेबिलिटी जो होता है म्यू ऑफ मीडियम, ये होता है म्यू आर इंटू म्यू नोट। तो ये हो जाएगा म्यू नोट, और म्यू आर का तो फॉर्मूला जानते हो, 1 प्लस। अभी यहाँ पे सब चीज़ दिया हुआ है, म्यू नोट का वैल्यू जानते हो, तो सब का वैल्यू यहाँ पे रख दो, तुम्हारा म्यू ऑफ मीडियम मिल जाएगा। और म्यू ऑफ मीडियम जो होगा 4 पाई 10⁻⁵, मतलब ऑप्शन चेन्नई जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। एक मैग्नेटिक स्ट्रिप, मतलब ऐसा सोचो एक स्ट्रेथ मैग्नेट था, या बार मैग्नेट जिसको बोल रहे हैं, एल लेंथ का ऐसा। ये हो गया इसका साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, साउथ नॉर्थ। स्मॉल एम बोल रहे हैं इसके पोल स्ट्रेंथ को। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है 44, तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है पोल स्ट्रेंथ इंटू एस। तो ये हो गया क्वेश्चन 1। बाद में इस मैग्नेट को बेंट करके सेमी सर्कुलर शेप दिया गया। तो बेंट करने के बाद ये कुछ ऐसा सेमी सर्कुलर शेप में हो जाएगा। अभी यहाँ पे हो जाएगी साउथ, यहाँ पे नॉर्थ, ये होगा इनका डिस्प्लेसमेंट। अगर इस सेमी सर्कुलर का रेडियस आर है, तो साउथ और नॉर्थ के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 2r। अभी इसका न्यू मैग्नेटिक मोमेंट जो मुझे लिखना है, तो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट होगा पोल स्ट्रेंथ इंटू 2r। देखो आर को लिखेंगे हम लोग L/पाई, क्योंकि मैग्नेट को बेंड करने से उसकी लेंथ चेंज नहीं हो जाती। बेंड करने के बाद पहले इसका लेंथ बेंड करने से पहले एल था, बेंड करने के बाद सेमी सर्कुलर शेप में हो गया, मतलब जिसकी लेंथ हम लोग बोलेंगे पाई आर। पाई आर इक्वल टू बोलेंगे एल, इसलिए आर इक्वल टू L/पाई। तो हो जाएगा 2m L/पाई। और m इंटू एल जो पुराना वाला मैग्नेटिक मोमेंट जो इक्वेशन 1 में लिखे हैं वो 44 है, हो जाएगा 2/पाई इंटू 44 ऐसा। अब पाई की जगह पे 22/7 डालता हूँ, तो ये हो जाएगा नया वाला मैग्नेटिक मोमेंट 28 एम्पियर मीटर। बोलेंगे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 12 फिर से थ्योरेटिकल। यहाँ पे 3 मटेरियल से बने बार्स ए बी सी, 3 अलग अलग मटेरियल से बने बार्स ए बी सी दे रखे हैं, जिनको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया। अब मुझे पहचानना है कि ए बी सी में से कौन सा पारा मैग्नेटिक है, कौन सा फेरो मैग्नेटिक, और कौन सा डाई मैग्नेटिक से बना हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि फेरो मैग्नेटिक मटेरियल जो है मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। तो फर्स्ट वाले में फील्ड लाइंस को स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए ए वाला बोलेंगे हम लोग फेरो मैग्नेटिक का बना हुआ है मटेरियल। बी वाले में देखोगे तो बी वाले में यहाँ पे रिपेल कर रहा है, फील्ड लाइंस को रिपेल कर रहा है, फील्ड लाइंस को रिपेल कर रहा है, मतलब डाई मैग्नेटिक। थर्ड वाला में देखोगे वीकली अट्रैक्ट हो रहा है, तो बोलेंगे पारामैग्नेटिक। तो हो जाएगा ऑप्शन बॉम्बे करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 13 देखो। कौन से ट्रांजेक्शन के लिए एनर्जी जो है वो मोस्ट होगा, इमिट होगा, वो बताना है। देखो, तो हम लोग ऐसा पढ़ रखे हैं कि E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, और E इज इक्वल टू 13.6 सीड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। मतलब कोई फोटोन हाइयर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है। इसके लिए फार्मूला हम लोग, अभी एनर्जी जो रिलीज है वो मैक्सिमम कब होगा, जब N1 N2 स्मॉल ऐसा। तो हम लोग बोलेंगे कि ये हो जाएगा थर्ड वाला, मतलब जब 2 से 1 में जंप करेगा तो एनर्जी जो रिलीज होगी वो मैक्सिमम होगा। थर्ड वाला ट्रांजिशन जो दे रखा है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। 14th वाले में देखो, कोई एक अल्फा न्यूक्लियस जिसके पास एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी थी 12 mv²। मतलब ऐसा है कि एक अल्फा पार्टिकल को ऐसे बम्बार्ड किए हम लोग एक बड़े से न्यूक्लियर टारगेट की ओर। ये अल्फा पार्टिकल है वी वेलोसिटी से, मतलब इसका इनिशियल एनर्जी 12 mv² था। ऐसा एक बड़ा सा न्यूक्लियस जिसकी चार्ज जो है Z × E है। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या होगा। देखो, इनिशियली अल्फा पार्टिकल लार्ज डिस्टेंस पे होता है, मतलब इन न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोग बोलते हैं इनिशियली इनके बीच पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी चार्ज पार्टिकल के केस में पड़ोगे K Q1 Q2/R। अगर R बहुत लार्ज हो तो पोटेंशियल एनर्जी नियरली जीरो हो जाता था। इनिशियली सिर्फ अल्फा पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी था, न्यूक्लियस तो ऐसे भी रेस्ट पे। तो हम लोग यहाँ पे एनर्जी कंजर्व करते हैं। ये था इनिशियल केस जहाँ पे डिस्टेंस इनिशियली हम लोग लार्ज मान रहे हैं, इनफाइनाइट के बराबर। बाद में हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो है क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है, मतलब अल्फा पार्टिकल यहाँ तक पहुँच, न्यूक्लियस, मतलब अल्फा पार्टिकल यहाँ तक आते आते उसका वेलोसिटी हो गया 0, इससे और नज़दीक नहीं पहुँच पाया ये न्यूक्लियस। तो हम लोग यहाँ पे एनर्जी कंजर्व करेंगे। इनिशियली एनर्जी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी था, पोटेंशियल एनर्जी 0 लार्ज डिस्टेंस की वजह से। फाइनली ये रुक गया अल्फा पार्टिकल, अब और नज़दीक नहीं आ पा रहा है, मतलब अब काइनेटिक एनर्जी 0, अब सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। तो K Q1 अल्फा पार्टिकल का चार्ज जो होता है 2 × E, Q2 न्यूक्लियस का चार्ज जो Z × E अपॉन डिस्टेंस R0। तो यहाँ से हम लोग R0 को लिखेंगे 4 K Z E² अपॉन mv²। ऐसा अभी पूछा था कि ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच किसके प्रोपोर्शनल है, तो हम लोग बोलेंगे 1/m के, इस वाले एक्सप्रेशन से तो बोलेंगे 1/, तो बोलेंगे ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। फिर से थ्योरेटिकल, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में न्यूक्लियस से
अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहा है, तो कौन सा पथ पॉसिबल नहीं? देखो, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज, तो इनमें रिपल्सन होता है एक्चुअली। तो फर्स्ट वाला जो है उसमें भी रिपल्सन, वो न्यूक्लियस से दूर भाग रहा है। सेकेंड बी वाले में भी वो मुड़ गया, सी वाले में वो अट्रैक्ट हो रहा है। पहले वो जा रहा था इस डायरेक्शन में, इधर की ओर, बाद में देखोगे वो न्यूक्लियस की ओर मुड़ गया, मतलब अट्रैक्ट हुआ है, जो गलत है। हम लोग बोलेंगे सी वाला पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 16 में ग्राफ बताना कि वेलोसिटी का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ कैसा होगा। तो वेलोसिटी के लिए हम लोग पढ़ रखे हैं कि ये होता है जेड अपॉन एन के प्रोपोर्शनल है, मतलब वेलोसिटी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटती है। तो वेलोसिटी और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का हम लोग अगर डायग्राम प्लॉट करें तो ये कुछ ऐसा होगा, एन बढ़ेगी तो वेलोसिटी घटेगा। तो बोलेंगे कि इसमें जो बी वाला ग्राफ दिया हुआ है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम और डबली आयोनाइज्ड लिथियम, सबके सब में इलेक्ट्रॉन जो है n इक्वल टू 2 से जंप करके n इक्वल टू 1 में आते हैं। तो जो रेडिएशन इमिट होता है उनका वेवलेंथ रिस्पेक्टिवली दे रखा है, लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3, लेमडा 4। तो लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3, लेमडा 4 में रिलेशन क्या है वो बताना है। देखो, तो हम लोग जानते हैं कि 1/λ जो होता है आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर, ऐसा। यहाँ पे n1 n2 तो दे रखा है, फिक्स है, कांस्टेंट कर रखा है। तो लेमडा जो है वो हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। तो जिसका जेड बड़ उसका लेमडा छोटा। अभी देखोगे कि हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम का तो जेड 1 1 होता है, लिथियम का 2, नहीं हीलियम का 2 और लिथियम का 3। तो यहाँ से हो जाएगा कि हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम, इनका वेवलेंथ सेम होगा क्योंकि इनका जेड सेम है। हीलियम का जेड 2 होता है, स्क्वायर करेंगे, जेड स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, मतलब हीलियम का जो वेवलेंथ है इनके वेवलेंथ का, हाइड्रोजन के वेवलेंथ का 1/4 होगा, मतलब उसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन के वेवलेंथ के इक्वल आएगा। उसी तरह लिथियम का देखेंगे, जेड 3 होता है, जेड स्क्वायर 9 हो जाएगा, मतलब लिथियम का जो वेवलेंथ होगा, लिथियम के केस में जो वेवलेंथ होगा वो हाइड्रोजन के वेवलेंथ का 9th वो होगा, उसमें 9 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन के वेवलेंथ के इक्वल आएगा। तो बोलेंगे ऑप्शन बॉम्बे जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, तो उनका काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी बताना कि कौन बढ़ेंगे कौन से घटेंगे। मतलब तो हम लोग जानते हैं कि फी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
एन होता है, मतलब फी ऐसा बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड अपॉन एन। तो वेलोसिटी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। तो जब वो हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एन का वैल्यू तो घटेगा, और एन का वैल्यू घटेगा तो उसकी काइनेट वेलोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन होता है। वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो हम लोग बोलेंगे कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। लेकिन एक जो टोटल एनर्जी होता है वो होता है माइनस टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। ऐसा, अभी काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, उसमें माइनस लगा दोगे तो हम लोग बोलेंगे टोटल एनर्जी घटेगा। जब पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग लिख देते हैं -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। तो देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मान लो कि 10 जूल था, ये बाद में बढ़ के 15 जूल हो गया। तो हम लोग बोलेंगे कि काइनेटिक एनर्जी 10 से बढ़ के 15 हुआ, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ा। लेकिन टोटल एनर्जी देखोगे तो इनिशियल टोटल एनर्जी हो जाएगा -10 जूल, बाद में हो जाएगा -15। तो -10 से -15 हो गया, मतलब घट गया क्योंकि माइनस में है। उसी तरह पोटेंशियल एनर्जी भी घटेगा, तो बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, बाकी पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी घटेंगे। तो ऑप्शन दिल्ली जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, एक बड़ा सा न्यूक्लियस जो है टूट के दो छोटे छोटे न्यूक्लिया में कन्वर्ट होता है, और दोनों मूव करते हैं, जिनके वेलोसिटी का रेशियो 8/27 दे रखा है। तो उन न्यूक्लियाई के रेडियस का रेशियो क्या होगा वो बताना। देखो ऐसा बोले कि एक बड़ा सा न्यूक्लियस तो इनिशियली रेस्ट टूट के दो न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हुए। अभी एक का मास हम लोग बोलते हैं m1, एक का m2, एक इधर v1 वेलोसिटी से जा रहा है, एक v2 वेलोसिटी से जा रहा है। एक तो यहाँ पे जब न्यूक्लियस टूटता है तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती, वो इंटरनल रिएक्शन की वजह से टूटता है, ब्रेक होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि मोमेंटम कंजर्व करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स नहीं होती इसलिए मोमेंटम कंजर्व करते हैं। तो इनिशियली रेस्ट पे था तो इनिशियल मोमेंटम जीरो, तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए। m1 v1 -m2 v2, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे। तो फाइनल मोमेंटम हो गया m1 v1 -m2 v2, इनिशियल तो जीरो। यहाँ से हो गया m1 v1 इक्वल टू m2 v2, मतलब यहाँ से बोलेंगे m1 अपॉन m2 इक्वल टू v2 अपॉन v1। और v2 अपॉन v1 करोगे तो हो जाएगा 27/8, क्योंकि वेलोसिटी का रेशियो दे रखा था। v1 अपॉन v2 दे रखा था 8/27। अभी मास को हम लोग लिखते हैं रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को बोलते हैं 4/3 पाई r क्यूब। तो m1 को लिखेंगे रो इंटू 4/3 पाई r1 क्यूब, m2 को लिखेंगे रो इंटू 4/3 पाई r2 क्यूब। रो रो कट जाएगा, 4/3 पाई कट जाएगा, मतलब ये हो जाएगा। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि r1 अपॉन r2 का जो क्यूब है हो जाएगा 27/8, इसलिए r1 अपॉन r2 जो है हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 27/8, मतलब ये हो जाएगा 3/2। बोलेंगे ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 में एक फ्यूजन रिएक्शन दे रखा है, Ne22He4, ऐसा। ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन
कार्बन, हीलियम और नियोन के लिए दे रखा है, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो मुझे चूज करना है। देखो, एनर्जी रिलीज और सप्लाई, एक्चुअली तो पहले हम लोग क्यू निकालेंगे। क्यू जो होता है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे रिएक्टेंट देखोगे तो न्यूक्लियन दे रखा था, सॉरी न्यू एन ही दे रखा था, नियोन रिएक्टेंट। तो उसका बाइंडिंग एनर्जी लिखना होगा तो उसमें न्यूक्लियन की संख्या 20, Ne20 का मतलब न्यूक्लियन की संख्या 20 है। उसमें लिखेंगे 20 × बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखा है नियोन के लिए 8.03, ऐसा, माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। बाइंडिंग प्रोडक्ट में देखोगे तो 2 हीलियम है, तो एक हीलियम का बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगा 4 × 7.07, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हीलियम के लिए दे रखा है 7.07। इसमें न्यूक्लियन की संख्या 4 होते हैं तो इसलिए इंटू 4 हो जाएगा, और टोटल 2 हीलियम मिल रहे हैं ऐसा, तो इंटू 2। प्लस कार्बन के लिए लिखोगे तो 12 × 7.86। अभी इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेशन के बाद Q का जो वैल्यू आएगा वो आएगा Q इक्वल टू प्लस 9.72 मेगा इलेक्ट्रॉनिक। तो बोलेंगे इतना एनर्जी इस फिजन रिएक्शन में रिलीज होगा, जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में तो नहीं है। तो बोलेंगे कि दिल्ली जो है करेक्ट होगा, नन ऑफ दिच। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, मुझे बताना है मास डेंसिटी, मतलब डेंसिटी का रेशियो कैल्शियम और ऑक्सीजन के लिए। देखो, तो हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी जो होता है वो कांस्टेंट होता है हर न्यूक्लियस का, ये जेड पे निर्भर नहीं करता है या ए पे एटॉमिक नंबर पे निर्भर नहीं करता। तो या कैल्शियम हो या ऑक्सीजन हो, इन दोनों का डेंसिटी सेम होंगे, इनका एटॉमिक नंबर कुछ भी हो, इनके न्यूक्लियस का डेंसिटी सेम होगा, इसलिए इनका रेशियो जो होगा 1 होगा। इनके न्यूक्लियस के डेंसिटी का रेशियो 1 होगा। ये थ्योरेटिकल था। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना है। तो हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो होता है R0 E⁻⁴ ऐसा। अभी यहाँ से R/R0 होगा E⁻⁴ दोनों साइड ln ले लोगे तो ln R/R0 ये हो जाएगा 1/3 ln A, मतलब ln R/R0 बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ln A। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए ग्राफ जो है लिनियर होगा, बोलेंगे ऑप्शन बॉम्बे जो है वो करेक्ट होगा इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 23, एनर्जी कितना रिलीज हुआ इस प्रोसेस में। यहाँ पे 2 न्यूक्लियस फ्यूज करके एक बड़े से न्यूक्लियस बना रहे, फ्यूजन रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि Q इक्वल टू जो होगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट मतलब Y मिला है, इसमें न्यूक्लियन की संख्या 4 है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी 4 इंटू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो दे रखा है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉनिक।
माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में देखोगे तो दो एक्स न्यूक्लियस, एक के लिए बाइंडिंग एनर्जी लिखेंगे, उसमें न्यूक्लियन की संख्या 2 है, तो 2 इंटू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऐसा। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखोगे तो दे रखा है 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट ऐसा। तो एक के लिए होता है, ऐसे ऐसे दो हैं। इसको कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा 26 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। तो बोलेंगे कि एनर्जी जो इस प्रोसेस में रिलीज हुई और 26 मेगा इलेक्ट्रॉनिक। 24 देखो, 24 में देखोगे तो स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो हम लोग जानते हैं डेंसिटी जो है इंडिपेंडेंट होता है मास नंबर के, ए पे निर्भर ही नहीं करता है। तो हम लोग बोलेंगे कि एक तो ये ऑप्शन ई जो है, जो दे रखा है स्टेटमेंट ई, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, एक करेक्ट है। और रेडियस के लिए हम लोग जानते हैं कि रेडियस होता है आर नॉट ए टू द पावर 1/। वॉल्यूम लिखना होगा तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। आर के जगह पे आर नोट इंटू ए टू द पावर 1/3 डालोगे, इसका क्यूब करोगे तो आर नोट क्यू इंटू ए, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। तो बोलेंगे स्टेटमेंट ए और ई करेक्ट है, मतलब डी वाला ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 देखो, 25 में भी थ्योरेटिकल है, तो इसमें स्टेटमेंट दे रखा है ए बी। फर्स्ट में बोल रखा है ए में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ मास नंबर इन द रेंज 30 to 170। तो एक करेक्ट है। देखो कहानी क्या होता है कि अगर मास नंबर बड़ा होता है तो हम लोग जानते हैं कि ये जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, मतलब वो ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं लगता, उसकी रेंज बहुत कम होती है। तो जैसे जैसे साइज बड़ा होता है, जैसे जैसे मास नंबर बड़ा होता है, मतलब न्यूक्लियस का साइज बड़ा होता है, वैसे वैसे न्यूक्लियर फोर्स मतलब कम होते जाती है। इसलिए ये बाइंडिंग एनर्जी जो है न्यूक्लियन पे वो निर्भर ही नहीं करता उनके मास नंबर पे। बड़े न्यूक्लियाई के लिए, बड़े न्यूक्लियाई के लिए मतलब जिनका मास नंबर 30 से बड़ा हो, तो फर्स्ट वाला करेक्ट है और सेकंड वाला भी करेक्ट। तो हम लोग बोलेंगे कि दोनों करेक्ट है और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए ऑप्शन दिल्ली जो है वो करेक्ट होगा।